हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th आईपी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट्स है उसका एक लास्ट टॉपिक। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में। जो अपने पास एसक्यूएल होता है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो आखिर क्या है, उसको डेवलप कब किया गया है और इसी तरीके से उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसके साथ साथ किस किस टाइप की क्वेरीज होती है। जैसे कि आपने नाम सुन रखा होगा, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड कौन कौन से होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड कौन कौन से होते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में हम यहाँ बात करने वाले हैं कि माई एसक्यूएल जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो उसके आखिर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो सारी बातें भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल आखिर है क्या? तो एसक्यूएल ये जिसकी फुल फॉर्म है आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टार्टिंग में यानी इनिशियल टाइम पर दोस्तों इसका जो नाम था वो था सिक्वल। ठीक है, तो एसक्यूएल जो है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है, इसमें हम लोग यूज करते हैं कुछ कमांड। बेसिकली दोस्तों जो आपके पास क्वेरी होती है, इस क्वेरी को ही हम लोग कई बार कमांड्स भी बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं कमांड बताऊं आपको, तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट, ठीक है, इसी तरीके से लिखता हूं स्टार, सेलेक्ट स्टार और उसके बाद में लिख देता हूं फ्रॉम और उसके बाद सपोज टेबल का नाम और लास्ट में टर्मिनेट। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पर एक क्वेरी लिख रहे हैं जिसके थ्रू हमारा माई एसक्यूएल बैकग्राउंड में जाएगा, किसी फाइल से कुछ डेटा उठा के लाएगा और वो डेटा हमारे सामने डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वेरी। और क्योंकि इसके थ्रू कुछ काम होगा तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कमांड्स। दोस्तों जो भी अपने पास आरडीबी में सॉफ्टवेयर्स होते हैं यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं एसक्यूएल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो एसक्यूएल है आपके पास में, वो अनेबल करता है आपको, यानी कि इट अनेबल्स यू टू क्रिएट। आप एक क्रिएट कर सकते हैं किसी डेटाबेस को या किसी टेबल को, और उसके साथ साथ आप उस डेटाबेस को ऑपरेट भी कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, उसके अंदर टेबल बनाना, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे आप उसको डिलीट कर रहे हैं, चाहे डेटा फेच कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने डेटाबेस या टेबल को रीनेम करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, या इस टाइप से और भी कुछ दूसरे काम हो तो ये आपको अलाउ करता है। इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो एसक्यूएल है कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट इन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो हम इसको यूज कर सकते हैं चाहे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे हमारे पास वर्क स्टेशन हो, या हमारे पास दोस्तों मिनी कंप्यूटर है, या फिर हमारे पास कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है। किसी भी टाइप का डिवाइस हो, चाहे दोस्तों मोबाइल में आप चला रहे हैं, चाहे आप स्मार्ट टीवी में चला रहे हैं, या कहीं और भी अगर आप चला रहे हैं, तो कहीं आप इसको जो है इजीली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ टीवी और इसके जो एग्जांपल्स ले रहा हूं वो यहाँ पर बैकएंड में यूज करता है। कुछ वेबसाइट्स अगर आप चलाते हैं या आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं जो बैकएंड में माई एसक्यूएल को यूज लेते हैं, चाहे वो सर्वर से ले रहे हैं या फिर हम लोग कई बार कह सकते हैं पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी और मेन फ्रेम, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एसक्यूएल या माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जो एसक्यूएल है आपके पास में, उसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है। अलग अलग टाइम पर इसके अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल के अंदर, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिनली जो इसका जो नाम रखा गया था वो था आपके पास में सिक्वल। ठीक है, तो इसका ओरिजिनली नाम क्या था, सिक्वल। और इसको जो बनाया था वो दोस्तों आईबीएम कंपनी की एक अपने पास में लेबोरेटरी थी जिसका नाम था अपने पास में सेंट जॉस रिसर्च लेबोरेटरी। तो इस लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन ये जो लैब है अपने पास, इसका एक नया नाम है। आज के टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कह सकते हैं एल्माडेन रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोगो है जिसके अंदर आपको यहाँ पर एल्माडेन रिसर्च सेंटर का एक लोगो डिस्प्ले हो रहा है। इसी टाइप से ओरिजिनली इसका नाम क्या था, सिक्वल था। और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे जो है वो आगे जाते हुए अपडेशन होते रहे, जिसकी वजह से इस सिक्वल को हम लोग आगे जाते हुए क्या कह रहे थे, एसक्यूएल। और ये जो सिक्वल दोस्तों आपके पास था वो किसके लिए था, उन दिनों में अपने पास एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको यूज किया जाता था 1970s में। 1970s के स्टार्टिंग में हम लोग कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट डेवलप था जिसका नाम था सिस्टम आर। तो सिस्टम आर प्रोजेक्ट में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कोड लिखा गया और उस कोड का नाम दिया गया था सिक्वल।
ठीक है, जिसमें कुछ कमांड्स थे। हालांकि इसी कमांड्स को अगर हम कहें तो पहले भी ये सारे कमांड्स चला करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, हमको ये बताना होता था कि काम कैसे करना है, लेकिन यहाँ हम ये बता सकते हैं कि काम क्या करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, तो बस हमको अब ये बताने की जरूरत है कि डेटा को इंसर्ट कैसे करें। मतलब यहाँ हमको सिंपल क्या कहना है कि जो आपने एक टेबल का नाम बता दिया, भाई इस टेबल के अंदर ये वाला डेटा आपको पुट करना, बैकग्राउंड में वो कैसे काम करता है हमको इससे पहले की लैंग्वेजेस में वो सारा चीज मेंशन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ हम लोगों को वो सब कुछ चीजें मेंशन नहीं करनी है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि एक नया डेवलपमेंट शुरू हुआ डेटाबेस के साथ में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि द SQL लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड सिंस देन एंड इट्स नेम हैज चेंज्ड टू SQL। तो इसका नाम बाद में SQL रख दिया गया। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे 1986 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आंसी। तो इस आंसी ने क्या किया, इसने पब्लिश किया एन SQL स्टैंडर्ड, यानी कि आंसी कंपनी ने SQL के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको पब्लिश किया, दैट वाज अपडेटेड अगेन। और बाद में इन स्टैंडर्ड्स को और अपडेट किया गया, बार बार करते जाते हैं, जैसे कि 1992 में किया स्टैंडर्ड को डेवलप। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं 2000 जो आपके पास 3 है या 2008 है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अपडेशन आते गए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके सामने कई बार अपडेट्स लेकर के आता रहता है। अब हम बात करेंगे इसकी की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है वो क्या है, इसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं तो एक इंटरेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही आपको मिल जाती है। तीसरी बात करते हैं तो आप इसको किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में आप इसको यूज कर सकते हो, और आगे जाते हुए ऐसी और भी बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को लेकर के। डीडीएल आखिर है क्या? तो डीडीएल का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप या तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर रीनेम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कमांड है। अगर आप अपने डेटाबेस को या फिर दोस्तों अगर आप अपनी टेबल को कुछ काम करना चाहते हूं, जैसे मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, यहां जाकर के लिख दूंगा क्रिएट और उसके बाद लिख दूंगा डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो बेसिकली हम यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं एक डेटाबेस को या एक टेबल को। इसके साथ साथ दोस्तों मैं उसको बाद में कभी भी ऑल्टर करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर ऑल्टर कर सकता हूं। ये कमांड है बेसिकली जिसके थ्रू आप डेटाबेस को या अपनी टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो हम इसको दोस्तों रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉप करना चाहते हैं अपने टेबल को तो ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ट्रंकेट करना चाहें तो हम लोग यहाँ ट्रंकेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कमांड है आपके पास जो हम लोग यूज कर सकते हैं इन डीडीएल कमांड्स के साथ। तो ये सारे कमांड यहाँ एसक्यूएल में चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। सपोज दोस्तों मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूं, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी हम लोग टेबल्स बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। ये सारे काम यानी कि डेटाबेस बनाना, टेबल बनाने का काम किसका था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। जबकि इसके अंदर अगर आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आप इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप उस रिकॉर्ड को दोस्तों यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं, या फिर आप उस रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट करना चाह रहे हैं, या आप वहां से डेटा को फैच करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप वहां से कुछ रिकॉर्ड को लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी को यूज कर सकते हैं। आप इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी या डिलीट क्वेरी का काम कर सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करते हैं कि एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है, इसका मतलब है कि आप इसको दूसरी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या फिर सी प्लस प्लस या और दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप इसको यहां पर कह सकते हैं एम्बेड कर सकते हैं, उसका यूजेज हो सकता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो व्यू डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, मतलब आपको कौन सा डेटा, कितना डेटा, कैसे आपको डिस्प्ले करना है, वो सब भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों ऑथराइजेशन मिल जाता है, मतलब ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल के अंदर आप अपने अलग अलग यूजर को अपना कितना डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि
अगर आपकी स्कूल में कोई ऐप है तो उस ऐप के अंदर दोस्तों आप केवल अपनी क्लास का, आपको अपने ही रोल नंबर का डेटा दिख सकता है। जैसे मैं बात करता हूं, सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं अगर रिजल्ट देखना चाहता हूं तो मुझे लॉगिन करने के बाद केवल मेरा ही रिकॉर्ड दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा स्टूडेंट है, जब वो लॉगिन करेगा अपनी आईडी से तो उसको केवल अपना ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, उसके मार्क्स या सपोज होमवर्क या ऐसा कुछ भी डेटा। लेकिन एक क्लास टीचर को दोस्तों पूरी क्लास का डेटा दिख जाएगा। उसमें हो सकता है उनको हिंदी का भी डेटा दिखे, इंग्लिश का भी डेटा दिखे, मैथ्स का भी डेटा दिखे, अगर अपन होमवर्क की बात करें। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं तो जो क्लास टीचर्स हैं उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो अगर सपोज प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उनको पूरे स्कूल का डेटा दिख सकता है। जैसे क्लास टीचर को केवल अपनी क्लास का ही दिखेगा, इसी टाइप से हो सकता है कि एक प्रिंसिपल को पूरे स्कूल का डेटा डिस्प्ले हो। और अपन ये भी कह सकते हैं कि उनको केवल होमवर्क या असाइनमेंट्स, इनके अलावा फीस का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब डेटा भी दिखता रहे। तो उसके लिए अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, व्यू के एक्सेस होंगे। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अपने पास आता है इंटीग्रिटी। तो हालांकि लिमिटेशंस है लेकिन फिर भी यहाँ पर इंटीग्रिटी चेकिंग का भी यहाँ एक ऑप्शन अपने पास होता है। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो है वो भी होता है। मतलब अगर आपने कोई प्रोसेसिंग शुरू करी और उस प्रोसेसिंग के अंदर अलग अलग स्टेप है, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला प्रोसेस हो गया है क्या, उसके बाद ये वाला प्रोसेस हो गया है क्या, हर जगह पे क्या है, सेव पॉइंट लगता है। जैसे जैसे आपके जो ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं, मतलब जो जो स्टेप्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, वहां वहां पे क्या होगा, एक सेव पॉइंट लगता जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, इस तरीके से वो हर एक पॉइंट पे जाएगा। और लास्ट में जब वो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब वो उस प्रोसेस को आगे माना जाएगा कि हाँ भाई अब ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल का जो काम है, तो ये बोल रहा है कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ये सब कंट्रोल करने का काम भी यहाँ है। ऐसा हो सकता था कि यहाँ आने के बाद में ये प्रोसेसिंग यहीं रुक जाती, हो सकता है आगे का जो प्रोसेस चल रहा था वहां आके बीच में रुक गया, तो उस टाइम पर वो लास्ट सेव पॉइंट तक जाएगा जहां भी सेव पॉइंट है, या बिगिनिंग से जाकर के वापस शुरू करेगा। वो सारे काम भी यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैपेबिलिटीज हैं, इस वजह से हम इसको यूज में लेते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके पास एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं, ये एसक्यूएल के स्टेटमेंट होते हैं अलग अलग 5 तरीके के। इनमें से 3 हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी बुक में है, 2 हमारी बुक में नहीं है, और जनरली हम उसका यूज भी बहुत कम करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है यहाँ पर जिसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और दूसरा यहाँ देख सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं दोस्तों यहां से शुरू कर रहा हूं, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और उसके बाद है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा आपके पास यहाँ आएगा वो है आपके पास ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और ये जो आप देख रहे हैं जो लिखा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये कहीं ना कहीं आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही एक पार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है अपन ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना एक डेटाबेस, मैं यहाँ ऊपर जाके लिख देता हूं, या तो आप अपना एक डेटाबेस या फिर दोस्तों आप यहाँ पर अपनी कोई एक टेबल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, आपके पास एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक डेटाबेस यहां पर जो है आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आपके पास एक कमांड है क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम और उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और दूसरी जो भी चीज है जैसे उसका डेटा का टाइप क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू है कि नहीं, प्राइमरी है या नहीं, वो सब चीजें भी आप यहां पर मेंशन करते हैं। अगर दोस्तों आप अपने टेबल को या डेटाबेस को ऑल्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रंकेट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारे जो काम आपके पास हैं, यानी कि ये जो कमांड्स हैं, इन कमांड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो किस पे काम करता है, हमारे डेटाबेस के ऊपर या फिर कह सकते हैं टेबल्स के ऊपर। दोस्तों ये जो फुल फॉर्म्स आप जरूर याद रखिएगा, आपके पास एक डीडीएल और एक नाम है आपके पास डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं आपके पास। इसी टाइप से ये जो एसक्यूएल है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी, क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास इसी का ही एक और पार्ट है, मतलब इसी को अपन देखेंगे आगे, अलग अलग टाइप के होंगे ये इसके अंदर के कमांड्स भी। इसी तरीके से अपन यहाँ देखते हैं दूसरा नंबर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर अपनी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसा मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था, तो ये अगर आपने एक टेबल बना ली है और टेबल बना लेने के बाद इसमें जो आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, जैसे आपने रिकॉर्ड नंबर 1 डाल के कुछ वैल्यू स्टोर करी, रिकॉर्ड नंबर 2 डाल के कुछ वैल्यू स्टोर करी, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, तो इंसर्ट करने का काम किसका है? एक कमांड होता है बेसिकली, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम्स के नाम, फिर आप लिखते हैं वैल्यूज और उसके बाद आप उनकी वैल्यू मेंशन करते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट करना जो होता है वो किस टाइप का कमांड है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये किस टाइप का कमांड हो गया आपके पास? डीएमएल कमांड है। अगर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो और आपको लगता है कि इसके अंदर फोन नंबर हमने गलत लिख दिया है या आपने नाम में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या हो गया? उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है ये जो टेबल्स पड़ी है आपके पास, इनमें से कुछ रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बस के थ्रू जाते हैं, या कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जिनकी फीस अभी तक ड्यू चल रही है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अपने पास 50% से बिलो आ रहे हैं, तो इस टाइप से अपन कुछ कंडीशंस के बेस पे डेटा को फेच करते हैं, डेटा को लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो अपन डेटा को ले रहे हैं उसके लिए अपने पास एक कमांड है जिसका नाम क्या है? सेलेक्ट कमांड या सेलेक्ट क्वेरी, जिसके थ्रू आप कुछ डेटा को या लगभग सभी डेटा को फेच करते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं डिलीट। अगर बाय द वे किसी क्लास में कोई स्टूडेंट अब यहाँ टीसी लेके जा चुका है, तो हम उस रिकॉर्ड को क्या कर देंगे? यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ डीएमएल कमांड भी होते हैं। ऐसे ही दोस्तों अपने पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी है। इसकी जो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीसीएल, ठीक है? जैसे डीडीएल था, डीएमएल था, वैसे ही टीसीएल है, तो तीनों की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरीके से इसके कुछ कमांड है, जैसे कि रोल बैक है। रोल बैक आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा, कि जब मैंने आपसे अभी कहा था कि आपका एक कमांड है, इस तरीके से आपने कुछ कमांड्स दे रखे थे, कोई ट्रांजेक्शन चल रहा था और वो ट्रांजेक्शन यहाँ आकर के फेल हो जाता है, तो रोल बैक क्या करेगा? वापस पीछे वाले यानी बिगिनिंग पे या फिर जो लास्ट सेव पॉइंट था वहां पर जाएगा और उसके आगे से प्रोसेसिंग वापस शुरू करेगा। और कमिट का मतलब है कि यहां तक आ चुके हो, मतलब लास्ट आपका हो चुका है, अब आपकी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे कमांड हो चुके हैं, तो आप यहां पर कमिट को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रिवोक और ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, ताकि हमारी टेबल के ऊपर मेरे अलावा कोई दूसरे यूजर्स भी उस टेबल के ऊपर काम कर सके, तो उसको जो प्रिविलेज दिया जाएगा, उसको जो परमिशंस दी जाएगी, वो सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं? यहाँ पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। बेसिकली यहाँ रिवोक ग्रांट का काम है और ये आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर के 5 अलग अलग टाइप के कमांड्स हैं। पहला कमांड है आपके पास जिसको अपन बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है? तो डीडीएल कमांड है। दूसरा अगर अपन देखें तो अपने पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आपने इंसर्ट, अपडेट, वो सब बातें करी थी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, टेबल को क्रिएट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो। ड्रॉप मतलब डिलीट करना ही है। इसी टाइप से आपके पास थर्ड है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसी टाइप से फोर्थ नंबर पे आपके पास है सेशन कंट्रोल कमांड और फिफ्थ नंबर पे आपके पास है सिस्टम कंट्रोल कमांड। तो ये अलग अलग टाइप के कमांड है जिसको अभी हम लोग आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों यहाँ पर डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड फिर से अपन यहाँ देखेंगे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपके पास जो डीडीएल कमांड होगा इसको हम देखेंगे अलग अलग 3 पार्ट में। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ होगा क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट। यहाँ स्कीमा का मतलब है कंप्लीट जो टेबल आपके पास है, या इंडेक्स आप कह सकते हो, या आप डेटाबेस कह सकते हो, ठीक है? वो सब कुछ। तो जो आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम करता है। परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन, यानी कि आपके डेटाबेस या टेबल को बनाने का काम जो है वो यहाँ पर होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो वो है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट। तो दिस सेक्शन ऑफ डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट और डिफाइन और चेंज। आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हो, या आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, या आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो। किसको? अपने ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि आप अपनी टेबल को, डेटाबेस को, या आपके व्यू को, या आपके इंडेक्सेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, वो सब काम किसके हैं? यहाँ पर डीडीएल
कमांड के। इसी तरीके से इसके कुछ कमांड है, जैसे कि आपके पास है क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या है, जिसमें आप अपने स्कीमा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, सिंपल कहूं तो आप डेटाबेस या फिर आप अपनी टेबल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो आप ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी टेबल को या डेटाबेस को यहां से डिलीट करना, तो आप एक कमांड यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है उसको छोड़ देना, त्याग देना, ड्रॉप कर देना। तो ड्रॉप का मतलब क्या है, उस टेबल को यहां से डिलीट कर देना, या डेटाबेस को आप यहां से डिलीट कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास डीडीएल कमांड के, देखें। सबसे पहले है क्रिएट टेबल। अगर आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं, क्रिएट इंडेक्स कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस भी कर सकते हैं। ऑल्टर करना चाहते हैं, ऑल्टर टेबल है आपके पास, ऑल्टर इंडेक्स भी आपके पास। ड्रॉप टेबल करना चाह रहे हैं, ड्रॉप इंडेक्स भी आपके पास। आप अपनी टेबल को रीनेम करना चाह रहे हैं या ट्रंकेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास कमांड्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। आगे दोस्तों प्रैक्टिकली आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ बात करें सेकंड, जो अभी भी आपके पास डीडीएल कमांड ही चल रहा है। इसमें क्या होता है, ग्रांट एंड रिवोक के जो प्रिविलेजेस हैं या जो रोल्स हैं वो आप यहाँ डिफाइन करते हो। ठीक है, तो दिस सेक्शन ऑफ डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू ग्रांट और रिवोक परमिशन और प्रिविलेज टू वर्क अपॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, द ऑनर ऑफ द टेबल, यानी कि जो आपके पास टेबल का जो ऑनर है, मतलब कह सकते हैं कि जो डेटाबेस पे काम कर रहा है, जो डेटाबेस को बना रहा है, जो उस टेबल को बना रहा है, वो आपको क्या कह रहा है, कुछ परमिशन दे रहा है। कैन अलाउ अदर्स टू वर्क ऑन हिज और हर टेबल। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ग्रांटिंग प्रिविलेज फॉर द सेम टू अदर्स, यानी कि आप यहां पर जो है किसी दूसरे यूजर को यहां पर परमिशंस दे रहे हैं। इसी टाइप से टू रिवोक ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन, जो प्रिविलेज दे रखा है उसको अगर आप चाहें तो यहां रिवोक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप रिवोक कमांड को यूज करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ डीडीएल कमांड इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपसे भी कहा भी था आगे, जो मैं आपको कहता है, जिसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रिविलेज और जो भी आप यहाँ पर रिवोक कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपके पास जो रिवोक कमांड आ गया आपके पास में, और इसी तरीके से आप यहाँ पर जो ग्रांट कर रहे हैं इसको प्रिविलेज देने के लिए या रोकने के लिए। इसी टाइप से नेक्स्ट जो आपके पास डीडीएल का पार्ट है वो है आपके पास मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड में आप यहाँ एनालिसिस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, या रिपेयर करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं अपनी टेबल्स को। बेसिकली एनालिसिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसको यूज में लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वो अपने पास है डीएमएल। डीएमएल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपको बता चुका था ये चारों, जिसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा चुका था कि जब आप एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड अगर आप इंसर्ट करना चाहें, देखिए टेबल बनाने का काम किसका हो गया, डीडीएल का। लेकिन अगर उस टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, डीएमएल का कमांड है। डीएमएल में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, आप इस कमांड को यूज करेंगे। आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सा है, अपडेट। आप उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, डिलीट कमांड। और अगर दोस्तों आपकी टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें से कुछ डेटा अगर आप लेना चाहते हैं कंडीशंस के बेसिस पे, तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है, ये सब किससे रिलेटेड है, आपके पास डीएमएल से रिलेटेड। तो डेटा मैनिपुलेशन, यहाँ पर जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, डीएमएल इज अ लैंग्वेज दैट enables यूजर टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। जैसा आपने अपनी टेबल्स बनाई हैं, उस मॉडल के बेस पर आप इजीली डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या है, सेलेक्ट क्वेरी है। इस सेलेक्ट क्वेरी क्या काम करेगा, रिट्रीवल होगा, यानी कि डेटा को फैच करने का काम होगा। इंसर्ट क्वेरी का मतलब क्या है, आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। डिलीट का मतलब क्या हो गया, आप वहां से उसको डेटा को डिलीट करेंगे। और अपडेट का मतलब क्या है, आप वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सिंपल है दोस्तों। डीएमएल, डीएमएल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये फिर से आपके पास दो टाइप के हो जाएंगे, एक है प्रोसीजरल और दूसरा है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या है, इसको अगर बात करें तो इसमें आपको ये बताने की होती है, यानी कि प्रोसीजरल डीएमएल्स जो है वो रिक्वायर्ड यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड। आपको क्या डेटा चाहिए आप ये बताएं, और साथ में उसको कैसे लेना है आपको ये भी बताना है। ठीक है, क्या डेटा लेना है, कितना डेटा लेना है,
उस डेटा को कैसे लेना है आपको ये भी बताना है, जबकि नॉन प्रोसीजरल के अंदर आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्स अ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, ठीक है, बट विदाउट स्पेसिफाइंग, यहां आपको पूरा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहां पर आपको वो सब चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, इसको अपन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है टीसीएल। टीसीएल का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये क्या करता है कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा होता है उस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का काम या फिर कंट्रोल करने का काम यहां पर ये कमांड करता है। इसमें बहुत सारे कमांड है, पहले मैं आपको आगे कुछ कमांड दिखा देता हूं। जैसे कमिट कमांड यहां अपने पास कमांड है, एक अपने पास यहां पर रोल बैक है, वैसे अपने पास सेव पॉइंट है, ऐसे अपने पास सेट ट्रांजैक्शंस है। तो ये कमांड आखिर अपने पास काम क्या करते हैं। जैसे मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक प्रोसेस हो रहा है, एक कमांड मैंने यहां दे रखा है और उस कमांड के अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम हो रहे हैं। सपोज ये फर्स्ट स्टेप था, फिर सेकंड स्टेप था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे बहुत सारे आपके पास यहां पर कमांड्स हो रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल अगर आपको समझाता हूं तो मैं पेटीएम का एग्जांपल लेता हूं कि मैं अगर अपने फोन से एक पेटीएम करता हूं किसी को, मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए किसी और अकाउंट में डाल रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, मेरे अकाउंट से जब जा रहा होगा तो पहले वेरिफिकेशन होगा कि ये एक ऑथेंटिकेट पर्सन है क्या अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा, उसके बाद ये भी चेक होगा कि वो जो पर्सन सेंड कर रहा है उसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, और उसके बाद में वो किस अकाउंट में जा रहा है उसकी डिटेल, और फिर उसके बाद में यहां से डेटा यहां पर जो है वो चेंज किया जाएगा, मतलब यहां पर मॉडिफाई होगा, मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे और वो दूसरे अकाउंट में जाकर के ऐड होंगे, वहां पर फिर से कुछ अपडेट होगा। तो दोस्तों इतने से प्रोसेस में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, सपोज एक प्रोसेस था, एक ट्रांजेक्शन था, फिर ये था, फिर ये था, ये था, इस तरीके से आपके प्रोसेस चल रहे थे और अचानक से दोस्तों यहां पर अपन जो है वो फेल हो जाते हैं किसी कारण से। सपोज नेटवर्क इश्यू हो गया, सपोज अपन कह सकते हैं वो सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम यहां अपन कह सकते हैं कि सपोज लाइट चली गई, अगर अपन इस तरीके से एग्जांपल लें, ठीक है, यानी कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया, उसके बीच में क्या हुआ, वो कंप्यूटर बंद हो गया जहां पर डेटा आपका प्रोसेस हो रहा था। तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे दोस्तों आपके स्टेटमेंट आगे चलते हुए जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते रहते हैं, वहां वहां पर एक सेव पॉइंट बनता रहता है। फिर यहां आएगा, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो यहां सेव पॉइंट होगा, फिर यहां आएगा तो यहां पर एक आपके पास सेव पॉइंट यहां आएगा, फिर एक आपके पास सेव पॉइंट यहां आएगा, यहां पर फिर से आपके पास एक सेव पॉइंट, और यहां आके फेलियर हो गया। अगर यहां फेल हो जाता है तो यहां पर आने के बाद यानी कि जो सेव पॉइंट्स लगे हैं वहां तक वापस जाकर के रोल बैक होगा। रोल बैक कहां होगा, क्योंकि यहां पर फेल हुआ है तो हो सकता है कि वो लास्ट सेव पॉइंट पे जाए, क्योंकि यहां तक कंप्लीट आपका काम हो चुका था, वहीं से वो शुरू करे, या नहीं तो वो बिगिनिंग में भी जा सकता है अगर सेव पॉइंट नहीं है तो वो बिगिनिंग से जाकर के वो सारी चीजें फिर से प्रोसेस करना शुरू करेगा। तो रोल बैक का मतलब है वापस पीछे जाना, जहां तक सेव पॉइंट है, सेव पॉइंट का मतलब वो डेटा जो आपका प्रोसेस हो चुका है वहां तक जाना है। स्टार्टिंग से जाने के लिए आपके पास क्या है, रोल बैक है। और दोस्तों ये सेट ट्रांजैक्शन का मतलब अपन आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले बता देता हूं कमिट। कमिट का मतलब हो गया कि यहां तक जब वो आ रहा है, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, और फाइनली आपका ये का जो कंप्लीट आपके पास ये ट्रांजैक्शन अगर हो गया है तो ये यहां पर क्या कर देगा, कमिट कर देगा। कमिट का मतलब है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रोल बैक का मतलब है वापस पीछे जाना है, जहां तक अपन ने डेटा को प्रोसेस करके सेव कर दिया है उसको कहते हैं अपन सेव पॉइंट। और सेट ट्रांजैक्शन क्या है यहां अपन देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होती है, अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि करंट जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो। दोस्तों कमिट का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया है, इट मेक्स ऑल द चेंजेस मेड बाय स्टेटमेंट इशूड परमानेंट। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं, जो भी चेंजेस कह रहे हैं, अगर वो सब परमानेंट हो गए हैं तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं, यहां पर कमिट। रोल बैक का मतलब है ये अंडू करता है, इट अंडूज ऑल चेंजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन और सिंस अ सेव पॉइंट। मतलब मैं आपको ये कह रहा था कि यहां पर ये चल गया था, ये चल गया था, ये चल गया था, और यहां पर ये फेल हो गया, तो वापस आपने जो लास्ट काम किया उसको अंडू करना है। मतलब इस वाले स्टेटमेंट के जो काम है इसको अंडू करके या तो पिछले सेव पॉइंट पे जाना या फिर बिगिनिंग पे आना। तो रोल बैक क्या कर रहा है, इट अंडूज ऑल चेंजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन और सिंस अ सेव पॉइंट। उसके बाद है सेव पॉइंट क्या होता है, it mark a point up to which all earlier statement have been successfully completed and if required in case of failure
वन में अंडू द चेंजेस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोल बैक। तो फिर से रोल बैक किया जाएगा अगर सेव पॉइंट नहीं है तो। इसके बाद है सेट ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, इट एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजेक्शन। आपकी जो करंट ट्रांजेक्शन है उसकी जो प्रॉपर्टीज को सेट करता है वो आपके पास क्या है, सेट ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। डीडीएल के कमांड भी देख लिए हैं, डीएमएल के कमांड भी देख लिए और साथ में टीसीएल के कमांड भी डिस्कस कर रखे हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें हम लोग यहाँ कवर कर चुके हैं। फिर भी दोस्तों अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस है अगर आपके पास में, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो, इस कंप्लीट चैप्टर से रिलेटेड हो, या दोस्तों अपने पास अपने आईपी में या सीएस से रिलेटेड कहीं पर भी, तो दोस्तों आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा है, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट लिखना है। दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और हो सके तो कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आप जरूर दीजिएगा, जो कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं, माई एसक्यूएल के अंदर के कमांड्स को कैसे यूज करते हैं, वो सारी प्रैक्टिकली बातें हम लोग आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।